नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। 2 दिनों की तेजी के बाद आज बाजार में मुनाफा वसूली हावी रही। निफ्टी 184 अंक गिरकर 24,000 के करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही। कैसा रहा बाजार में एक्शन? हफ्ते भर बाजार किस तरह के ट्रेंड्स दिखा रहा था, बता रहे हैं अंश भीलवार। तो निफ्टी का यह दूसरा हफ्ता है लगातार खरीदारी का, लेकिन चार्ट पे देखें तो 20 और 50 डे में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अगले हफ्ते इस लेवल को हमें पार करने की बहुत ज़रूरत है अगर हमें प्रॉपरली अपसाइड में मोमेंटम चाहिए। तो अगर हम दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों मिड कैप स्मॉल कैप भी हमें हरे निशान में क्लोज होते हुए नजर आए और ये दूसरा हफ्ता था लगातार खरीदारी का। सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे नजर आ रहा है। वीकली बेसिस पे इंडेक्स ने 1 मंथ हाई के लेवल को भी छुआ है और दूसरा हफ्ता इसमें लगातार खरीदारी का। तो एफएमसीजी इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे तीसरा हफ्ता लगातार खरीदारी का, तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ नजर आता है ऊपर की तरफ। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एनर्जी और एफएमसीजी इंडेक्स भी हरे निशान में बंद हुए दूसरे हफ्ते के लिए। तो पीएसयू बैंक जो 3 हफ्ते से गिर रहा था वो अब हरे निशान में क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छे रिवर्सल साइंस बनते हुए नजर आते हैं। अब अगर सेक्टर लूजर्स की बात करें तो निफ्टी रियलिटी टॉप सेक्टोरल लूजर के तौर पे नजर आता है, जो कि करीबन 2 या 2 से थोड़ा ज़्यादा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया है वीकली बेसिस पे। निफ्टी बैंक की स्पेशली बात करें तो निफ्टी बैंक भी लाल निशान में बंद हुआ। इसका भी अगर चार्ट देखें तो इंडेक्स 100 और 50 डीएमए पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। तो निफ्टी की तरह निफ्टी बैंक को भी ये की डीएमए क्रॉस करने की बहुत ज़रूरत है एकदम पॉजिटिव फ्रंट पे आने के लिए। क्या करेंगे अंश आपका इस अहम जानकारी के लिए। अगले हफ्ते किन ट्रिगर्स और इवेंट्स पर चलेगा बाजार, पूरा टाइम टेबल लेकर मेरी सहयोगी रक्षा रावत जुड़ चुकी हैं। जी रक्षा, बताएं। जी, तो देख लेते हैं कि अगले हफ्ते के मार्केट के इंपॉर्टेंट क्यूज़ क्या होने वाले हैं, यानी अगले हफ्ते आपको बाजार में कहाँ नज़र बनाकर रखनी है। सबसे पहले बात करेंगे 6 जनवरी यानी मंडे की। तो ग्लोबल को देखते हैं, यहाँ पे अमेरिका का S&P और कंपोजिट PMI डेटा आने वाला है। यूरोप में भी आपको कंपोजिट PMI डेटा देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ घरेलू बाजार की बात करें तो कंपोजिट PMI डेटा और HSBC इंडिया सर्विसेज डेटा जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो ITC लिमिटेड और ITC होटल का जो डीमर्जर है वो मंडे को होने वाला है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 6 जनवरी थी। बात कर लेते हैं 7 जनवरी की। तो यहाँ पर US का ट्रेड डेटा आने वाला है। इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शन के तौर पर इतना कुछ खास है नहीं। 8 जनवरी की बात करते हैं तो US में जो है हाल ही में जो फेड की मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स जारी होने वाले हैं। यूरोप का जो है वो PPI डेटा और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आने वाला है 8 जनवरी को। 9 जनवरी यानी थर्सडे की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर US में पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के सम्मान में जो है वो मार्केट बंद रहेंगे, यानी US के बाज़ारों की छुट्टी रहेगी। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर रिटेल सेल्स डेटा आएगा और भारतीय बाज़ारों की बात करें तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी थर्सडे को। कॉर्पोरेट एक्शन को देखिए तो यहाँ पर जो है अर्निंग सीजन जो है वो शुरू होने वाला है। कंपनियां जो है वो अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है वो जारी करने वाली है। तो सबसे पहले निफ्टी जो है, निफ्टी कंपनियों की बात करें तो TCS जो है अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है वो इस दिन डिक्लेयर करेगी। 10 जनवरी यानी फ्राइडे की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अमेरिका का जॉबलेस क्लेम डेटा आने वाला है। और घरेलू बाज़ारों की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और फॉरेक्स रिजर्व का डेटा इस दिन आने वाला है। निफ्टी कंपनियों की बात करें तो यहाँ पर कोई रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। इसके अलावा अदर कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर CESC जो है वो अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है वो जारी करने वाली है। श्रीराम फाइनेंस जो है वो स्टॉक स्प्लिट करने वाली है 5:1 में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज जिसमें आपको अगले हफ्ते अपनी नज़र बनाकर रखनी है। शुक्रिया करेंगे रक्षा आपका। बढ़ते हैं आगे अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी जिन्हें आपको बता रहे हैं किन सेक्टर और शेयरों ने लगाया एक्शन भरा पंच। जी, तो बात करते हैं आज के 5 के पंच की। देखेंगे 5 ऐसे स्टॉक जिसमें खबरों के दम पे और ब्रोकरेज के दम पे आज हमें एक्शन देखने मिला। शुरुआत करेंगे टाटा मोटर्स और HDFC बैंक पे। तो टाटा मोटर्स पे हमें तेज़ी देखने मिली, वहीं HDFC बैंक में दबाव देखने मिला। इसका कारण है कि CLSA का जो इंडिया फोकस्ड पोर्टफोलियो है वहाँ पे टाटा मोटर्स में एक एडिशन देखने मिला है और HDFC बैंक वहाँ पे एक डिलीशन या फिर उन्होंने उसको निकाला है अपने इंडिया फोकस्ड पोर्टफोलियो से। इसके बाद जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये स्टॉक में आज हमें तेज़ी देखने मिली। कंपनी ने अपने दिसंबर महीने के अपडेट्स देखे और जो लोन ग्रोथ है
वहाँ पे एक हमें काफ़ी अच्छा और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट देखने मिला। ओवरऑल डिपॉजिट्स की तरफ देखेंगे तो 13.5% का ग्रोथ नज़र आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं एडवांसेस वहाँ पे भी 21% का ग्रोथ नज़र आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तीसरा जो फोकस में रहेगा वो है CGD स्टॉक्स, IGL और MGL, दोनों में ही तेज़ी आज इंट्राडे बेसिस पे नज़र आई। तो पहले तो गवर्नमेंट ने जो गेल और ONGC है उनके जो MMS CMD है उसको 0.6 के रेशियो से दोनों को ही अपने कम करने टोटल बोले हैं। श्रिंकेज टू CGD जो रेशियो होता है उसको कम करने के लिए है। इसके चलते होगा क्या कि IGL है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उसका मार्केट शेयर ज़्यादा है, तो उसको अलोकेशन ओवरऑल ज़्यादा मिलेगा और इसके चलते जो टोटल CGDs है उनका जो डिपेंडेंस नज़र आता है स्पॉट मार्केट पे वो कम होते हुए नज़र आएगा। इसके अलावा जेफरीज की रिपोर्ट हमें देखने मिली ONGC पे। बाय रेटिंग मेंटेन किया, जो टारगेट प्राइस है वो है 375 का। अगर हम पिछले 3 महीने में देखें तो कंपनी में करीब 30% की गिरावट करेक्शन नज़र आई है। उनको लगता है कि अभी एक ओवरडन हो चुकी है और करंट लेवल्स पर अगर देखेंगे तो जो उनका कंसोलिडेटेड EPS है वहाँ पे एक उन्होंने इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। बेसिकली जो इंप्रूवमेंट है वो HPCL के अर्निंग्स विजिबिलिटी को देखकर यहाँ पर भी एक पॉजिटिव आउटलुक बन के निकल रहा है। इसके अलावा रिसेंटली जो रेगुलेटरी एक्शंस हुए टोटल स्पेस में वो भी उनको लग रहा है कि ONGC को फ़ायदा करेगा और ओवरऑल पॉजिटिव नोट दिखेगा। इसके अलावा पावर फाइनेंसियर्स तो MK की रिपोर्ट थी जहाँ पे उन्होंने एक इनिशिएट किया अपनी रिपोर्ट PFC और RFC पे। PFC पे देखो 600 रुपये का टारगेट है, वहीं RFC वहाँ पे REC वहाँ पे 650 रुपीज़ का टारगेट है। ओवरऑल देखेंगे तो जो केपेक्स है ओवरऑल सेगमेंट में 33 लाख करोड़ से ज़्यादा का देखने मिलेगा। FY23 से FY32 तक टोटल ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस का ये केपेक्स की बात कर रहे हैं। और अभी स्टॉक स्पेसिफिक वैल्यूएशंस देखें तो ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म मीडियन वैल्यूएशन वो 0.7 टाइम्स पर होता है, उससे अभी हायर लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आगे की अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ को देखें तो उनको लगता है उस हिसाब से काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पर दोनों ही कंपनी ट्रेड कर रही है। तो एक पॉजिटिव ब्रोकरेज नोट पावर फाइनेंशियल स्टॉक्स पे। शुक्रिया करेंगे जिन्हें आपका इस अहम जानकारी के लिए। इधर ITC होटल्स का कब डीमर्जर होगा, कब लिस्टिंग होगी, साथ ही इस पर ब्रोकरेज की क्या रिपोर्ट है, जानकारी दे रहे हैं शरद दुबे। जी बिल्कुल, ITC पे जो है फोकस रहने वाला और ITC होटल्स की एक पाठशाला होगा। मैं बताता हूँ कि ITC होटल्स के डीमर्जर का क्या प्रोसेस है और कमाई के कहाँ मौके बन सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा डीमर्जर, जो डेट है ये याद करके लिख लीजिए। 6 तारीख को जो है डीमर्जर का रिकॉर्ड डेट है। और अगर ITC होटल्स की बात करें कि कितने शेयर मिलने वाले हैं तो मैं बता दूँ, अगर आप 10 शेयर होल्ड करते हैं ITC की तो आपको ITC होटल के 1 शेयर मिलने वाले हैं। ITC होटल्स में जो है ITC की अगर हिस्सेदारी की बात करें तो लगभग 40% स्टेक वो होल्ड करते हैं और जो बाकी का 60% हिस्सा है उसमें जो है देखेंगे ITC की हिस्सेदारी जो है अनुपात में जो है बांटा जाएगा, यानी कि जो इक्वल लेवल्स पे जो रेशियो है उस पे जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ये शेयर्स। ITC होटल्स के बारे में बात करें तो भाव कैसे रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइप से एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होगा, लेकिन क्या इसके डिटेल्स है ये मैं आपको पहले बताता हूँ। 6 जनवरी से जो है एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन की जो डिस्कवरी होगी और उसका जो सत्र का आयोजन किया जाएगा। 3 जनवरी की जो ITC की क्लोजिंग प्राइस है और 6 जनवरी का जो ओपनिंग प्राइस है वहाँ से जो है सेटलमेंट का भाव का जो डिफरेंस रहेगा वो डिटरमाइन कर सकता है कि क्या जो है स्पेशल डिस्कवरी सेशन में उसके प्राइसिंग आ सकते हैं। लेकिन इसकी लिस्टिंग कब होगी, सवाल ये उठता है कि ये तो एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दिया, लेकिन लिस्टिंग कब होगी। लिस्टिंग की बात करें तो अभी तारीख तय नहीं हुई है, एक्सचेंजेस फाइलिंग्स में नहीं आया है और लिस्टिंग की मंजूरी मिलने में जो कुछ हफ्ते लग सकते हैं। और बता दें कि नोमोरा के मुताबिक फरवरी मिड में जो है ये लिस्टिंग हो सकती है, यानी कि 1.5 महीना यहाँ से। अब बात करें तो कौन से भाव पे ITC होटल्स जो है आ सकता है या खुल सकता है। नोवामा के मुताबिक जो शुरुआती भाव होटल्स का 150 से 175 रुपये प्रति शेयर रह सकता है और नोमुरा की बात करें तो 200 से 300 रुपये प्रति शेयर तक ये जो है नंबर्स देखने मिल सकते हैं। बट सवाल उठता है कि लिस्टिंग जो हुई है ओवरऑल अगर हिस्ट्री की बात करें, जिस तरह जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग हुई है एडजस्टमेंट के बाद कैसे हुई है, तो कितने दिन वेट करना पड़ा इन्वेस्टर्स को, उस पर एक इंटरेस्टिंग डेटा में लेके आया हूँ, जहाँ पे जियो फाइनेंशियल में रिकॉर्ड डेट के समय से लेके 33 दिन बाद जो है लिस्टिंग देखने मिली। वही अगर पिरामल फार्मा की बात करें तो ये 45 दिन था और सिर्फ 4 दिन में ही NMDC स्टील का भी नंबर देखने मिला। तो ये ऑफकोर्स कह सकते हैं कि लिस्टिंग डेज के बाद से अगर अब प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना तो लग ही रहा है, ये हिस्ट्री बता रही है। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। कंपनी को भरोसा है कि वो सस्ती और भरोसेमंद सर्विस देने का मकसद पूरा करेगी। ज्यादा जानकारी दे रही हैं आस्था चोपड़ा।
एक बड़ी खबर आ रही है ब्लिंकिट की तरफ से, जहां ब्लिंकिट ने अपने ऐप से एम्बुलेंसेस सर्विसेज रोल आउट करी हैं आज ही, और वो क्लेम कर रहे हैं कि एम्बुलेंसेस सर्विसेज पेशेंट्स तक पहुंच जाएंगी सिर्फ 10 मिनट तक। अब ये उन्होंने अपनी 5 एम्बुलेंसेस सर्विसेज रोल आउट कर दी है ऑलरेडी गुरुग्राम में, और उनका ये फोकस रहेगा कि वो अपनी यही एम्बुलेंस सर्विसेज आगे भी एक्सपैंड करे ताकि अपने पोर्टफोलियो में वो पैन इंडिया तक पहुँच सकें। साथ ही साथ ये आप जो सुविधा है वो अपने ब्लिंकिट ऐप से ही कर सकते हैं। एक बेसिक लाइफ सपोर्ट के ऑप्शन के अंदर आप उसको क्लिक करेंगे BLS ऑप्शन को, और आप आसानी से एम्बुलेंस का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये एम्बुलेंस में क्या क्या खासियत है हम ये भी बताएंगे। ब्लिंकिट के एम्बुलेंस में बहुत ही एसेंशियल लाइफ सपोर्ट वाली चीज़ें रहेंगी, इक्विपमेंट रहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर एक है, स्ट्रेचर, मॉनिटर और सक्शन मशीन भी रहेगी, और साथ साथ दूसरे एसेंशियल चीज़ें भी रहेंगे, पैरामेडिक्स रहेंगे इसमें, और लाइफ एसेंशियल की जो मेडिसिन हैं वो भी रहेंगी और इंजेक्शंस भी रहेंगे। अब अलबिंदर जो कि CEO हैं ब्लिंकिट के, उन्होंने ये भी बोला है कि ये स्टेप सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं है कंपनी के लिए, बल्कि ये सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को काफ़ी अफोर्डेबल कॉस्ट में, और इसमें इन्वेस्ट करके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। तो ये एक बड़ी क्विक कॉमर्स की एक नया स्टेप है जो कि बेहतर 2025 में एनरोल हुआ है। प्रयास था आपका। और वैसे क्विक कॉमर्स की दुनिया में हर दिन नए प्रयोग हो रहे हैं, आपको कई खबरें सामने आती हैं, और इसी कड़ी में टाटा ग्रुप की बिग बास्केट ने दवाओं की होम डिलीवरी की दिशा में कुछ नया किया है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज़्यादा जानकारी दे रही हैं अंजलि। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के एक्सपेंशन प्लान्स अब प्रिस्क्राइब दवाइयों तक पहुंच चुके हैं। तो बिग बास्केट नाउ जो कि टाटा ग्रुप के क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो अगले हफ्ते से बैंगलोर के एक डार्क स्टोर से दवाइयों की क्विक डिलीवरी शुरू करेगा। अभी तक ओवर द काउंटर मेडिसिन वो डिलीवर कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है, और इसी सर्विस को बिग बास्केट नाउ अब बैंगलोर के एक डार्क स्टोर से शुरू करेगा। जनवरी के एंड तक वो 5 से 10 स्टोर में ये सर्विस लॉन्च करेंगे, और मार्च तक पूरे देश भर में ये सर्विस वो रोल आउट करने का प्लान कर रहे हैं। इस सर्विस के लिए हर डार्क स्टोर जिससे ये दवाइयाँ डिलीवर होगी, उन्हें एक लाइसेंस लेना होगा, और बिग बास्केट नाउ इस सर्विस के लिए टाटा 1mg जो कि टाटा डिजिटल की एक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है उसके साथ पार्टनर कर रहा है। तो जो असॉर्टमेंट प्लानिंग है और प्रोक्योरमेंट है वो टाटा 1mg के थ्रू होगा, और डिलीवरी बिग बास्केट नाउ के डार्क स्टोर्स के थ्रू होगी। इसके लिए कस्टमर्स को ऐप पर प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना होगा, और कुछ समय बाद बिग बास्केट नाउ अपने ऐप पर ऑनलाइन कंसल्टेशन भी लॉन्च करेगा, जिससे जिन लोगों के पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है वो एक डॉक्टर के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन करके प्रिस्क्रिप्शन ऐप पर ही बनवा सकते हैं, और उसके थ्रू प्रिस्क्राइब दवाइयाँ ऑर्डर कर सकते हैं। तो बिग बास्केट नाउ के जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट मिनट्स और स्विगी इंस्टामार्ट, ये दोनों भी बैंगलोर के कुछ एरियाज़ में इस सर्विस को लॉन्च कर चुके हैं, और जल्द ही हम इसका एक्सपेंशन दूसरे शहरों और बैंगलोर के बाकी पिन कोड्स में भी देखेंगे। शुक्रिया अंजलि इस एक्सक्लूसिव खबर के लिए। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन क्या बाजार में बिकवाली का दौर अब खत्म हो चुका है, और FIIs की वापसी के क्या मायने हैं? 2025 में किन सेक्टर थीम से थिरके का बाजार? मार्केट के महारथी सेगमेंट में हमने खास बातचीत की ITI एसेट मैनेजमेंट के CIO राजेश भाटिया से। ब्रेक के बाद ये खास बातचीत देखना मत भूलिए। आप देख रहे हैं आउटलुक 2025। नए साल में निवेश की तैयारी करवाने का पूरा लक्ष्य इस सेगमेंट के जरिए आपके लिए। क्या अब बाजार में बिकवाली का दौर खत्म हो चुका है? क्योंकि लगातार 12 दिनों की बिकवाली के बाद FIIs की वापसी, और इस वापसी के क्या मायने हैं, साथ ही 2025 में किन नए सेक्टर्स, सेगमेंट्स और थीम्स से आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे इस खास सेगमेंट में मार्केट के महारथी में बाजार के जाने माने दिग्गज ITI एसेट मैनेजमेंट के CIO राजेश भाटिया जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। सबसे पहले न्यू ईयर ग्रीटिंग्स टू यू, योर फैमिली एंड द एंटायर टीम। Thank you so much and wish you and your viewers a very happy 2025.
थैंक यू राजेश जी। शुरुआत बाजार पर 2025 को लेकर आपका क्या आउटलुक है उसी से करना चाहेंगे, क्योंकि ढेर सारे इवेंट्स हैं जो कि अब लाइंड अप हैं जिस पर फोकस करना है, बी इट डोमेस्टिक या ग्लोबल। इस वक्त टू अर्ली टू से, लेकिन एफआईएस की खरीदारी बाजार में लौटी हैं। सेंटिमेंट्स एफआईएस की तरफ से कैसे दिखेंगे, साथ ही ये जो सारे ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ट्रिगर्स हैं, इवेंट्स हैं जिसे हमें वॉच आउट करना है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए 2025 पर आउटलुक क्या होगा सर? मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ में थोड़ी अपेक्षा हमें कम रखनी चाहिए इक्विटी रिटर्न्स को लेकर। अभी भी हमारे कोई मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस बाकी हैं जिन्हें हमें फेस करना पड़ेगा। देखिए, मार्च 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक एक तरह की तेज बाजार चली और जिसमें सारे सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। और ये हमारा तेज बाजार सिर्फ ये मार्च 23 से सितंबर 24 तक का नहीं है, ये 4 या 5 साल से लगातार इंडियन मार्केट्स ने तेजी का माहौल दिखा है। इनफैक्ट लास्ट 9 साल में हमने गिरावट ही नहीं देखी है अपने बाजार। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है कि केंद्रीय इलेक्शंस को लेकर एक गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की स्लो डाउन हो गई और वो स्लो डाउन को लेके कॉर्पोरेट रिजल्ट्स थोड़े खराब आए। तो देखिए, अगर आप जीडीपी को ले लें तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। नाउ कंजम्पशन हमारा वीक रहा है, हमने देखा है कि ऑटो सेल्स हैं या रिटेलिंग है, वहां कम से कम कंजम्पशन में बहुत कम स्ट्रेंथ दिख रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी बढ़ रहे हैं लेकिन इतनी रफ्तार से नहीं। एक्सपोर्ट्स, ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी स्लो है तो मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट से भी कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तो क्या चल रहा था? जीडीपी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो निवेश कर रहे थे रोड्स, रेलवेज और अन्य अदर सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज में, वहां बढ़त थी। अब वो स्लो डाउन हो गया, उसके लेके हमारी जीडीपी स्लो डाउन हो गई और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में उसका इम्पैक्ट आया। अब ये बढ़ाना गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार अब वो बढ़ाना चाहती है, लेकिन बढ़ाने से पहले एक थोड़ा इंटरनेशनल में एक रिस्क आ गया है जो है ट्रम्प का इलेक्शन। ट्रम्प के इलेक्शन को लेकर एक इन्फ्लेशन कंसर्न और इंटरेस्ट रेट राइज का एक रिस्क आ गया है। जो 10 ईयर ट्रेजरी जो हम कहते हैं यूएस का, वो इंटरेस्ट रेट 4.6 हो गया है और ऐसा अनुमान है कि वो 5% हो जाएगा। सो उसको लेके थोड़ी एक हेडविंड है। तो मेरे ख्याल से जो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस है उसको थोड़ा समय लगेगा हमें हजम करने में या करने में। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ में थोड़ा अपने एक्सपेक्टेशंस कम रखिए। मेरे ख्याल से ये डाइजेस्ट करते करते और उसको रिपेयर करते करते हमें थोड़ा समय जाएगा और उसके बाद फिर से भारत देश में तेजी रहेगी। लेकिन मेरे ख्याल से 2025 में शुरुआत में कम से कम अपेक्षा कम रखी। ठीक है मिस्टर भाटिया, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए आज फिर से समय निकाला। और एक नए साल में भी उम्मीद करते हैं, जैसे 2024 में आपने हमको गाइड किया है ना, तो 2025 में आपसे गाइडेंस हमको और अच्छी मिलेगी। राजेश सर, मैं इसी कोशिश पे आऊँगा, जैसे अभी आपने ग्लोबल पैरामीटर्स को भी सबको जोड़ा आउटलुक के अंदर ही। तो ग्लोबल पैरामीटर्स के 2 सेगमेंट है, फर्स्ट इज़ आईटी, सेकंड इज़ फार्मा। आईटी एग्रेशन का सूचक है और फार्मा थोड़ा डिफेंसिव का सूचक है। कि आईटी और फार्मा और प्लस इसमें रुपी कॉम्बिनेशन भी, आपको मालूम है इस समय 85 प्लस का रुपी चल रहा है। तो क्या इस समय आईटी और फार्मा में पोजीशन रखना ठीक है? वजह एग्रेशन आएगा तो आईटी काम करेगा, डिप्रेशन आएगा तो फार्मा काम करेगा। देखिए, जहाँ तक कि आईटी का सवाल है, अगर जो ट्रम्प का इलेक्शन हुआ है वो चाहते हैं कि अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स कट हो, अमेरिका में बिजनेसेस को डीरेगुलेट किया जाए, ज्यादा आजादी दी जाए उनको, टैरिफ लगाए जाएं कंट्रीज सच एज चाइना या मेक्सिको में, राइट। सो ये सब एक्सपेक्टेशन है कि यूएस इकोनॉमी इससे वाइब्रेंट हो जाएगी, ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाएगी। ना अगर आप इंडियन कंपनीज देखें तो आईटी कंपनीज को लेकर 60 to 70% उनकी सेल्स यूएस से आती है। तो अगर यूएस में अगर वाइब्रेंसी रही और इकोनॉमिक एक्टिविटी में बढ़ावा आया तो वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा और अच्छी तरह फेवरेबल टेलविंड हो जाएगा हमारे इंडियन आईटी कंपनीज को लेकर। सो इसीलिए आपने देखा कि एक्चुअली आईटी कंपनीज, उनके अभी फिलहाल रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन अनुमान है कि ये जो
यूएस इकोनॉमी में स्ट्रेंथ आएगी, उसको लेकर इंडियन आईटी कंपनीज को भी फायदा हो। और आपने कहा कि रुपी भी हमारी तरफ फेवरेबल हो गया है, डॉलर काफी स्ट्रेंथन हुआ है, और उससे मेरे ख्याल से अगेन एक टेलविंड आएगी इंडियन आईटी कंपनीज को। सो एक ग्रेजुअल रिकवरी की अपेक्षा है इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज में, बिकॉज ये जो फोकस है ट्रम्प का यूएस इकोनॉमी में, वो उनको टेलविंड की तरह हेल्प करेगा। आपने कहा फार्मास्यूटिकल्स, यस फार्मास्यूटिकल्स थोड़े डिफेंसिव हैं। फार्मास्यूटिकल्स एक्चुअली डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं। कोई डोमेस्टिक फार्मा है, कोई ग्लोबल फार्मा है, एपीआई मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और हॉस्पिटल्स भी फार्मा में आ जाते हैं। पर मेरे ख्याल से अगर आप देखें फार्मा सेक्टर ने काफी अच्छा किया है। अब मैं कहूंगा कि थोड़े उनके वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव हैं, तो मेरे अगर आप 5 साल ले लें तो इंडियन फार्मा कंपनी का आउटलुक बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप पिछले 1 वर्ष में देखें तो शायद फार्मा कंपनी ने 40 से 50% रिटर्न दिए हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें थोड़ी अपेक्षा कम रखनी चाहिए, क्योंकि उनके वैल्यूएशंस थोड़े फुल हैं। लेकिन अगर आपके पास व्यू है कि 4 या 5 साल मुझे निवेश करना है, तो इंडियन फार्मा अभी भी बहुत कॉम्पिटिटिव है और इसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी काफी समय तक रहेगी। राजेश जी, लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू न्यू एज थीम्स नाउ। देखिए, वैसे ट्रेडिशनल सेक्टर्स पर फार्मा आईटी पर आप अपना आउटलुक तो हमें बता ही रहे हैं, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ न्यू थीम्स जो कि इमर्ज हो रहे हैं। वन सच इज क्विक कॉमर्स, दूसरा है क्लीन एंड ग्रीन, एंड द नेक्स्ट इज सोलर। सो ओवरऑल 2025 के लिए ये जो न्यू एज थीम्स हैं, इन पर आपकी राय क्या है? और साथ ही ट्रेडिशनल थीम्स में आईटी फार्मा के अलावा भी अगर कुछ पसंद आ रहा है। नहीं, क्विक कॉमर्स या डिजिटल कॉमर्स, मैं कहूँगा नॉट ओनली क्विक कॉमर्स बट मेरे ख्याल से इंश्योरेंस, जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं, इंश्योरेंस है, या पेमेंट्स बिजनेसेस हैं, या आपने जैसे बताया क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी बिजनेस हैं, मेरे ख्याल से ये सब के नॉन लीनियर मॉडल हैं। वो ग्रोथ रेट्स काफी अच्छे हैं उनके, और बिजनेस मॉडल्स एक नैरेटिव स्टेज से अब वो बिजनेस प्रूव हो गया है, यूनिट इकोनॉमिक्स प्रूव हो गई है, और उनके ग्रोथ रेट्स काफी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये 4 या 5 साल देखें तो ये डिजिटल कॉमर्स बिजनेसेस काफी बुलिश लग रहे हैं मुझे।